नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में। आज हम आए हैं दिल्ली में लाजपत नगर के करीब स्थित विनोबापुरी में श्री हरदीप सिंह भाटिया जी से मिलने, जिनका जन्म सितंबर 1943 में हुआ, पेशावर में पैदा हुए एंड 1947 के पार्टीशन के बाद जो भारत में आए, जो हिंदुस्तान में आए एंड अपने साथ एक स्ट्रगल की लाइफ, एक स्ट्रगल की गाथा भी लेके आए। हिंदुस्तान में आने के बाद श्री भाटिया जी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में काम किया, जहां बतौर एक सरकारी सेवक, एक सरकारी नौकरी के बतौर वो रिटायर हुए। आज हम आए हैं श्री हरदीप सिंह भाटिया जी से मिलने और उनसे वो पहलू जानने, उनसे वो छिपे रहस्य जानने जो भारत के विभाजन में शायद कहीं खो गए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की एक मुहिम है जो भारत के विभाजन की विभीषिका, भारत के विभाजन की परेशानियां, वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ाएं सामने लेके आई हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस बात से प्रेरित हों और जानें कि भारत कैसे आया आगे। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं श्री हरदीप सिंह भाटिया जी का। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। तो बाबू जी, आप 43 में आपका जन्म हुआ। हाँ जी। आप बताइए कि 47 के दौर में जब आप 4-4.5 साल की उम्र थी हाँ आपकी, जी। आप भारत आए, तो कुछ इनिशियल बिगिनिंग्स, इनिशियल यादें आप अपने हमारे साथ हाँ साझा करें। सबसे पहले मुझे वो ट्रेन याद है जी जिसमें बहुत पैक्ड थी, फुल्ली पैक्ड ट्रेन। उसके आगे वाली दो ट्रेन मोमडन्स ने काट दी थी, दोनों ट्रेन को लूट लिया। हमारे से आगे जो दो ट्रेन थी उनके जो सफ़र कर रहे थे उनका गोल्ड छीनने के लिए उन्होंने उनका कत्ल कर दिया। वो कत्ल करने वाले कौन थे? पाकिस्तानी। फिर वो हमारा गुड लक था जो हमारी ट्रेन बच गई, नहीं तो हमारा भी नंबर आने वाला था। उनका काम यही था कि जो सफ़र कर रहे हैं या जो छोड़ के आए हैं अपनी जगह, उस जगह से कुछ ना कुछ ये लेके आए हैं, गोल्ड या कुछ और। तो उनको पहले उन्होंने मारा कैसे? उनके पास बड़े बड़े डैगर थे, डैगर खंजर। छुरे, बड़े बड़े छुरे थे, और पहले उन्होंने सबको मारा, दो ट्रेन ख़त्म कर दी, और उनका जो ऑर्नामेंट्स और गोल्ड जो वो साथ कैरी कर रहे थे सब लूट उन्होंने लिया। लूट लिया। नाना जी, कब की बात है ये ट्रेन? 1947 47। जब पार्टीशन असल में जब दंगे शुरू हुए जी। वो 47 ही था। बिल्कुल। तो दंगे जो इधर जवाहरलाल नेहरू थे और उधर जिन्ना था, जिन्ना पाकिस्तान की तरफ। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे, असल में मुझे ये भी याद है, मेरे फादर ने मुझे बताया था कि हमारे से आगे वाली दो ट्रेन सब काट दी उन्होंने, काट के उन्होंने पंजाब की तरफ, अमृतसर की तरफ भेजी। फिर उधर जो पंजाब के रहने वाले थे उनको बड़ा वो भी गुस्से में आ गए कि हमारे बंदों को इन्होंने मार दिया है। तो फिर उन्होंने भी ट्रेन काटी, पंजाब के लोगों ने, वो जो भाग रहे थे उधर पाकिस्तान की तरफ, उनको मार दिया। ये वाघा बॉर्डर तक ट्रेन आती जाती थी, वाघा बॉर्डर तक। तो 47 में जब आप ट्रेन में, आप किन किन लोगों के साथ आए? आपके परिवार, आपकी नहीं, इनिशियल कुछ यादें? मेरे मदर फादर और दो सिस्टर्स मेरी, और दो बड़ा भाई, तो दो, एक भाई बड़ा, वैसे हम तीन भाई थे। एक सबसे बड़ा भाई था, वो मामा जी पहले ही ले आए उनको गंगानगर में, उनको निकाल के पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ से लोग भागने शुरू हो गए। उनको पता है कि हमें छोड़ेंगे नहीं, ये हमें मार देंगे जान से। तो उधर से फिर सबसे पहले आपको बताऊँ, हमें जब बहुत बुरी तरह से दंगे फैल गए, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना ने आपस में बात की कि इन बेगुनाहों को मारने का क्या फ़ायदा है। तो उस वक्त फिर आर्मी को ऑर्डर मिला कि इनको मारना नहीं है बिल्कुल, और ना ही मारने देना है। फिर पर हमसे आगे जो दो ट्रेन थी वो कट चुकी थी सब,
और उनको लूट लिया गया था सब। फिर हमारा उसके बाद ट्रेन पहुंची वाघा बॉर्डर, अमृतसर के पास। मगर हमारा कैंप लगा था लुधियाने में, जितने रिफ्यूजी थे सबको लुधियाने शिफ्ट कर दिया वहाँ से। हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, सब हम लोग इकट्ठे लुधियाने में कैंप में रहे अबाउट 9 मंथ्स। उधर हमें कुछ खाने पीने के लिए गवर्नमेंट देती थी, पर इन्होंने गवर्नमेंट ने इंतज़ाम खाने का पूरा किया था। कोई भूख से कोई बंदा नहीं मरा उन दिनों में, भूख से कोई नहीं मरा। हाँ, जब ट्रेन में अगस्त में आ रहे थे तो पानी नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। तो मुझे याद है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि लोगों ने अपना यूरिन बच्चों को पिलाया। वो इतनी गर्मी थी, अगस्त का महीना था। ये उनको आप कैंप की बात बता रहे हैं? हाँ, जब कैंप की तरफ जा रहे थे, ट्रेन में थे हम। ट्रेन में ट्रेन सबसे पहले वाघा बॉर्डर पर रुकी, वहाँ से हमें फिर लुधियाने ले गए। ये सब क्योंकि इनका आपस में फैसला हो गया था कि ऐसे बेगुनाहों को मारने का क्या फायदा। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर से जना, इन्होंने आपस में फैसला किया कि जान से किसी को नहीं मारना। फिर हमारा कैंप लगा। फिर ये सब रिफ्यूजी थे ना, रिफ्यूज, तो हमें फिर राजस्थान में श्री गंगानगर में ज़मीन अलाट छोड़ी। वो ज़मीन हमारे फादर तो नहीं करते थे, ज़मीन आगे दे दी थी किसी को, वर्कर को। तो कई साल वो ज़मीन हमारे पास रही। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर था, और जो गांव था हमारा, ज़मीन जहाँ थी वो थोड़े 6-7 किलोमीटर माइल्स थे उन दिनों में, माइल्स दूर था। फिर वहाँ इन्होंने ज़मीन दे दी थी। वो हर साल हमें एवरी ईयर कुछ गेहूँ और कुछ तेल, सरसों का तेल देते थे उसके बदले। तो 47 में बाबूजी जब आप वहाँ से निकले, तो क्या आपके और आस पड़ोस के रहने वाले कोई सिख हमारे भाई बंधु या हिंदू भाई बंधु जो वहाँ रह गए, क्या उनके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, हमें आप ही के एक परिवार से फैमिली कोई? के बारे में मैं बता सकता हूँ जी। जिनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्योंकि मोमडन क्या करते थे, जो यंग गर्ल्स थी ना, उन्होंने लाहौर में यंग गर्ल्स को बहुत उठाया था, आपको शायद पता होगा, जी, लाहौर में। बिल्कुल। पर तो हमारे इधर एक अजब सिंह नाम था उनका, उन्होंने देखा कि जो जिस मोमडन के साथ या गांव वाले चौधरी के साथ खाना खाते थे एक ही थाली पे, उनको भी कहा कि तुम अपनी बेटियों को नीचे उतारो, नहीं तो हम आग लगा देंगे। और उन्होंने उस मकान में आग लगा दी। पर अजब सिंह ने क्या करा, ये तड़प तड़प के मरेंगे, उनके पास रिवॉल्वर, उन दिनों में हर एक के पास बंदूक और रिवॉल्वर था। तो उन्होंने रिवॉल्वर लेके 18 रेजिडेंट्स थे उसमें, रिलेटिव्स 18 सबको मार दिया। सिर में उन्होंने एक एक बुलेट मारी, सब मर गए। उसमें हमें कैसे पता चला, उसमें एक आदमी था लुधियाने वाला, वो कूद गया, वो आग से डर के कूद गया, उसने सारी स्टोरी बताई थी। तो मुसलमानों के हाथ उनकी बहन और माएँ ना चली जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही मार वो दिया। खुद ही मार दिया, और सिर में गोली मारी उन्होंने, जी। एक सबको। और जो कूद के नीचे आ गया था उसी ने बताई है हमें ये सारी स्टोरी, कि ऐसे ऐसे वो खत्म हो गए। और आपके खानदान में और कोई भाई बंधु जो जिन्होंने फैसला किया कि वो पेशावर में ही रहेंगे, वो हाँ, भारत नहीं आएंगे, क्या ऐसे किसी से संपर्क में आपने बाद में रहे या किसी के बारे में नहीं, आप जानते हमारे हैं? जितने रिलेटिव्स थे वो सब शिफ्ट हो गए वहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दिया उन्होंने। उनको पता था कि हम जिंदा नहीं बचेंगे, तो वो छोड़ के आ गए। सबसे पहले हमारे मामा जी थोड़े, माई मदर रियल ब्रदर, यंगर ब्रदर, उन्होंने एक मकान श्री गंगानगर में ले लिया था। फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए, गंगानगर में रहे कई साल। मैंने मेट्रिकुलेशन एक्सेट्रा वहीं करी थी, राजस्थान में? राजस्थान में, गंगानगर में। श्री गंगानगर में एक नहर आती है, उसको गंग कैनाल बोलते थे। क्योंकि बीकानेर का जो राजा था गंगा सिंह, उसने वो नहर बनवाई थी पानी के लिए। फिर उसी नहर से पानी और जगह
भेजते थे फसल के लिए, मतलब ये जो फसल वगैरह गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये सब पैदा होता था। तो गंगानगर के बाद आज आप यहाँ पे विनोबापुरी में हैं, लाजपत नगर, विनोबापुरी, अमर कॉलोनी, ये जो इलाके हैं ये रिफ्यूजी कॉलोनीज हैं। यहाँ पे कई कई Refugee रिफ्यूजी colony allotted, this accommodation was allotted by, एक वो था, उन्होंने अलाट किया था ये कॉलोनी और लाजपत नगर की कॉलोनी। तो यहाँ पे आप सिंधी किस सन सिंधी में आए? एक, मैं तो इधर आया था 1961 में। 1961। 1961 और 61 से आज तक आप यहीं रह रहे हैं यहीं इसी विनोबापुरी? मकान में रह, फिर इस मकान को बनाया। पहले तो ये और तरह से था ना, शीट्स का था, शीट्स का। फिर मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया थोड़ा, उस वक्त बहुत कम लोन मिलता था, फिर थोड़ा बनाया इसको 1981 में। फिर 1981 के बाद फिर ऊपर के 2 फ्लोर और डाले मैंने, मेरे बेटे ने मेरी हेल्प करी, वो फिर ऊपर के 2 फ्लोर डाले। तो बाबूजी आप तकरीबन 5 साल के थे, एक हाँ, 5 साल के बच्चे थे आप साढ़े जब, चार 5 5 साल के बच्चे थे जब आप जी। विभाजन आपने देखा। जी। तो उसका आपको क्या लगता है कि आपके आने वाले सालों पे विभाजन में जो आपने दृश्य देखे, रेलवेज में आपने ट्रेनें अपने आगे कटती हुई देखी, और आपने बताया कि सिर्फ किस्मत थी कि आपकी ट्रेन बच गया, हमारी बच ट्रेन गई, बच गई, वरना वो भी। वो नंबर लगने वाला था मगर बच गए। तो इस चीज का असर आप पे क्या हुआ आने उस वाले वक्त समय तो में, बचपन में? उस वक्त तो मैं छोटा था ना, बहुत डरता था, हर वक्त डर लगा रहा था कि अभी मेरी मदर मुझको कहती थी, माई मदर वाज डेफ, शी वाज हार्ड ऑफ हियरिंग, मगर उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उन्होंने बताया, मेरे फादर ने मुझे बताया कि हमने उधर क्या क्या देखा। इवन आपको पता है लाहौर में यंग गर्ल्स को उठा के ले गए थे मुंबई निकाह पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती। इवन उन्होंने, उनमें से कुछ लड़कियों ने, यंग गर्ल्स ने, उधर एक दरिया, झेलम दरिया निकलता है पेशावर की तरफ, झेलम दरिया, उसमें छलांग लगा दी, सुसाइड कर ली उन्होंने, नदी में? लड़कियों ने, अपनी इज्जत बचाने के लिए। इन्होंने मोमडन को तो तरसाता नहीं था, वो कहता है कि मरे या जिए, और वो जो लड़की को उठा के ले आया था उसके साथ ज़बरदस्ती उसके मुंह में मीट डालना और उसको निकाह पढ़ना और उनका रिलीजन चेंज करना, जबरदस्ती मांस खिला देना, ज़बरदस्ती मुसलमान, जबरदस्ती ज़बरदस्ती मुंह में मीट डालना, मुंह में मीट ये डाल सब देते उन्होंने थे, करा। धर्म भ्रष्ट करने हाँ के यार, लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए। धर्म परिवर्तन, और कई हो भी गए। उसके बाद जब हम गंगानगर में थे तब एक डिपार्टमेंट खुला कि जो यहाँ की बेटियाँ या वाइफ्स रह गई हैं वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं तो चले। रिहैबिलिटेशन कमेटी खुली थी, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में मिनिस्ट्री था के वो। अंडर 48 में खुली थी। हाँ, उन्होंने ज़मीनें रिहैबिलिटेशन वालों ने ही अलाट करी थी। तो उस समय के रिहैबिलिटेशन कमेटी में कोई जो यहाँ से वापस गए हो, आप किसी की जानकारी हाँ, आपको कुछ हो? मैंने तो खैर नहीं देखा रिहैबिलिटेशन कमेटी के कौन कौन मेंबर थे, मगर एक मिनिस्टर था, सिंधी मिनिस्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने ये सारी कॉलोनी, ये एम ब्लॉक और ये जो कॉलोनी है सब उन्होंने अलाट करी थी। सिंधी मोस्टली लाजपत नगर में सिंधी बहुत कॉलोनीज हैं। जी हैं। हाँ जी। तो बाबूजी जब यहाँ आने के बाद हाँ जी। कोई, या रास्ते में जब आप ट्रेन से आ रहे थे पेशावर से, हाँ। तो किसी संस्था ने मदद करी, जैसे कि कोई नहीं, जैसे कोई सरकारी संस्था हो नहीं, कोई या गैर सरकारी संस्था हो, कोई संस्था आगे नहीं आई, कोई किसी तरीके का संगठन सामने आया हो आपकी मदद करने के लिए? कोई नहीं आया उसको। कोई कौमी ग्रुप आया हो, ऐसा कुछ? नहीं, वो कुछ नहीं, ना ही मुझे याद है, ना ही कोई आया था, मुझे इतना याद है कोई नहीं आया हेल्प कर। हाँ, जब ये गुरुद्वारे के पास ट्रेन पहुंची थी तब उधर किसी न किसी सेवादार ने लंगर पहुंचाया था ट्रेन में, सब भूखे थे ना, सबको लंगर बांटा था। जब वाघा बॉर्डर पर, आई थिंक वाघा बॉर्डर पर ट्रेन आई थी, फिर हमें फिर लुधियाने भेज दिया कि आपका कैंप उधर है। उधर फिर वो कैंप में हर एक फैमिली को एक वो दिया, एक टेंट छोटा सा। हाँ, छोटा सा, उसी में गुजारा, नीचे सोते थे।
नीचे ज़मीन थी। उस वक्त तो कोई मार्बल वगैरह तो नहीं लगा हुआ था, ज़मीन थी, कच्ची ज़मीन। उसको हमारे घर वाले या लेडीज़ पोछा लगाते थे, पोछा, वो गोबर और मिट्टी का लेप लेप करते थे, लेप करते थे। लेप करते थे। चिकनी चिकनी मिट्टी होती थी जो पक्की हो जाती थी बिल्कुल। पेशावर में जो आपका घर था उसके बारे में कुछ अगर आप हमें बताएं। पेशावर में हमारा गंगानगर में था हमारा घर। नहीं, विभाजन से पहले आपको हाँ, कुछ यादें याद है अपने घर की, आस पड़ोस की? घर की याद है मुझे। जी बताइए। तो घर हमारा बहुत बड़ा था, विलेज था, और एक जितना घर बड़ा था उतनी एक जगह और थी उसके सामने, प्लाट। उसमें भैंसें, 2-3 भैंसें बांध के रखते थे हमारे फादर, भैंसें रखी हुई थी। वो तो सब खैर उस वक्त जब ट्रेन पकड़नी थी सब कुछ रह गया। तो सारा पैसा, सारा घर सब वहीं रह गया। हाँ, बस कुछ मेरी पैसा ऐसा ले पाए? क्या-क्या सामान आप लोग साथ में लाए? हमारी ट्रेन बच गई, नहीं तो हम भी लुट जाते। मेरी मदर थोड़ा सा गोल्ड लाई थी, गोल्ड गोल्ड की बैंगल्स होते हैं बड़ी बड़ी, मोटी मोटी, और वो 24 कैरेट का होता था उस वक्त। वो हाथ से ऐसे मुड़ जाता था और फिर सीधा कर लो, टूटता नहीं था वो, 24 कैरेट। मेरी मदर लाई थी। फिर उन्होंने सब मैरिजेज करी ना, बेटियों की, 2 बेटियों की मैरिज करी, वो सब देना पड़ता। आपको तो पता ही है। ये जो कस्टम जो थे पुराने, वो आपने नोट किए होंगे आपके। जी बिल्कुल। हम्म। तो और कोई और घर का सामान अगर आपको याद हो आप लेके आए वहां से? वहाँ से एक लोहे का ट्रंक होता था, ट्रंक बोलते थे उसको, जी, पेटी, जिसको पेटी बड़ी बोलते सी हैं। पेटी। जी। वो एक लाए थे बचा के। उसमें मेरी मदर ने 2 बैंगल, बड़ी बड़ी 2 बैंगल बचा के ले, छुपा के, क्योंकि लुटेरे तो घूम रहे थे वहाँ। इवन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी थी ना, वो भी उनके साथ मिल गई थी। इन्वॉल्व थी। हो सकता जी। है उनका बीच में हिस्सा हो, लूट का था, सामान में। बिल्कुल था। हाँ, हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ, पाकिस्तानी आर्मी तो खुद ही सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट कर, वो लुटेरों को सपोर्ट करने वाली आर्मी थी, क्योंकि उनको भी हिस्सा मिलता था। फिर ये जब जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आपस में बातचीत हुई कि क्यों इन बेगुनाहों को क्यों मरवा रहे, इनको बंद कर। फिर आर्डर हुए इधर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ना पटेल के। इवन सरदार पटेल भी थे होम मिनिस्टर उस वक्त। जी थे। और उन्होंने ये जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया और ये उनको ऑर्गेनाइज भारत करा, में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इंक्लूड किया। जी, बहुत बड़ा काम था। पटेल ने, नहीं तो और कोई होता तो नहीं करता। नहीं कर पाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस फेवर में नहीं थे कि ये यहाँ के मोहम्मडन, इंडियन मोहम्मडन को इधर से निकाला जाए, क्योंकि इसके अगेंस्ट, इस आइडियालॉजी के अगेंस्ट तो महात्मा गांधी थे। वो फटाक से वो कर लेते थे, व्रत रख लेते थे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये बंद नहीं। तो ये मोहम्मडन को, जो पंजाब के मोहम्मडन तो बहुत सारे निकल गए, आपको निकाला था उन्होंने मार मार के। वो भी कई लोग डर के मारे निकल गए, जैसे हम डर रहे थे वैसे ही वो डर रहे थे कि फिर उनके मकानों पे इन्होंने कब्जा किया, पंजाबियों ने। बाबूजी जब विभाजन हो रहा था, हाँ जी, उस समय पे आपको क्या लगता है, क्या सपने आप लोगों ने सोचे थे कि भारत आज़ाद होगा तो क्या मिलेगा? क्योंकि आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपकी कोई ऐसी गाथा, कोई ऐसी कहानी आपके माता पिता के? वो सब, हर एक कहानी जिसकी सुनोगे ना, दुख भरी कहानी है। जी। बहुत मतलब मुश्किल से जान बचा के आना बहुत एक महीना रखता था। नहीं तो उनके पास इतने बड़े बड़े वो थे डैगर, एक ही डैगर बहुत था एक आदमी के लिए। बहुत मुश्किल का टाइम था वो। आपने तो सारी हिस्ट्री भी पढ़ी और बहुत कुछ देखा। जैसा कि आपने इवन बताया इवन फिल्म बताइए आप। फिल्म भी बनी है उस पर। हाँ जी, कई फिल्में बनी हैं, पार्टीशन कई पे। लिटरेचर लिखा गया है। हाँ, इनफैक्ट सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज का ये जो मुहिम है, ये भी उसी चीज़ को उजागर करने के लिए हाँ जी, है। हाँ जी। और जिनके पास बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी में सामान, हम अभी भी फोटो आती हैं टीवी हाँ पे, जी। उसमें सामान जो रख सकते थे रख।
बच्चों बहुत को बहुत बैलगाड़ियों मुश्किल में टाइम लेके था, जाते बहुत थे। मुश्किल टाइम था, सब सोचो। ये मतलब मरे हुए समझ लो आप, मरे हुए बच गए, मरे हुए लोग बच गए, नहीं तो वो छोड़ नहीं रहता किसी को। उनकी उनकी मेंटल पोजीशन ये हो गई थी कि किसी को जिंदा मत छोड़ो, मार दो। और जो उनके जो जाने वाले के पास जो भी है, ऑर्नामेंट्स और गोल्ड, वो सब छीन लो। इवन बर्तन वर्तन हर एक के घर में होते थे, बर्तन वर्तन, बिस्तर, बेड्स, ये तो सब उधर ही छोड़ दिए, सिर्फ जान बचा के सब लोग निकले। ताऊ जी, आपने अभी बताया कि मुसलमान कबायली और वहाँ की आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, इनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि जितनों को मार सकें, जितनों को लूट सकें। मेरे तो उसी तरीके से आप क्या ये बताना चाहेंगे हमें कि जो वो लोग थे जो भारत आ रहे थे, उनकी मेंटालिटी क्या हो रखी थी उस समय पे? डर वाली, हर हर जगह डर डर, कोई एक किसी से बात भी नहीं कर पाता था। मेरे मेरे जो ग्रैंड फादर थे, दादाजी मेरे, वो इन्हें कबायलियों ने आके रात को मार दिया घर में। वो असल में आपको शायद पता होगा, उस वक्त सिक्के होते थे, ये पेपर पेपर करेंसी नहीं होते थे, सिक्के होते थे चांदी के। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, एक घड़े, घड़ा, आप यू नो घड़ा जी। या मटका, उसमें चांदी के सिक्के रख के दीवार में छुपा देते थे, दीवार में ऊपर से वो पोछा कर देते थे, भाई यहाँ कुछ नहीं है। मगर कबायली इसको ये सब पता चल गया। वो आते ही पहले बंदे को के गर्दन पे वो रखते थे खंजर। खंजर, कि तुम्हें मार देंगे, नहीं तो बताओ कहाँ कहाँ रखा है, नहीं तो हम तोड़ेंगे। तो वो तो काफ़ी तोड़ देते थे। मेरे दादाजी को वो मार गए चाकू से। ऐसे ही टाइम आया, बहुत बुरा टाइम। फिर पार्टीशन का चक्कर पड़ गया। कबायली उन्हीं दिनों में अटैक करते थे, मगर हर एक फैमिली के पास एक एक गन होती थी, एक बड़ा तमंचा, उस वक्त तमंचा बोलते थे, रिवाल्वर। रिवाल्वर तो बाद में डेवलप हो गया ना, छोटा। कट्टा उस या वक्त तमंचा। तमाचा बड़ा भारी होता था और बड़ा होता था। मेरे मामा जी लेके आए थे, बचा के लेके आए तमंचा। हमने तब देखा था तमंचा इतना भारी होता है, हमारे जैसा बंदा तो उठा भी नहीं सकता। मगर उसकी एक बुलेट किसी को लग जाए तो बच नहीं सकता। अच्छा, वो मैं आपको जिक्र कर रहा था, वो जो 18 मेंबर्स की फैमिली थी, अजब सिंह नाम था। उन्होंने सोचा कि अगर हम, और जिसने साथ में खाना खाया एक ही थाली में, उसी ने घर में आग लगाई कि ये अपनी जान बचा के नीचे आएंगे। मगर उन्होंने रिवॉल्वर से सबको मार दिया, 18 मेंबर्स, 1 तो अजब सिंह जी भी मुसलमानों के साथ मित्र थे, दोस्ती थी, दो लेकिन विभाजन के समय उन्होंने हाँ, वो बदल गए। हम्म, वही जो एक ही थाली पे जो खाते थे वही बदल गया, उसी ने आग लगवाई, उसी ने अटैक करवाया, मज़हब के नाम पे अटैक करवाया और नीचे से आग लगा दी, भाई ये तड़प तड़प के मरेंगे। मगर अजब सिंह ने फिर एक एक बुलेट सबको मारी, वो मर गए भाई। ये बात किसने बताई? एक जना था जो लुधियाने में आ गया बाद में, उसने ऊपर से आग से डर से नीचे छलांग लगा दी, वो बच गया था। और बाबूजी, इसके अलावा कोई और दंगे अगर आपने देखे हो तो? नहीं, मैंने एक 84 का देखा था, वो तो इतना वो नहीं था। नहीं, मैं विभाजन की टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई और दंगे अच्छा, आपने अपने वो सामने देखे पार्टीशन के हैं? टाइम जी, की, पार्टीशन। 1947। नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर हमारे फादर ने बताया जी। कि लाहौर की जो यंग गर्ल्स को उठा के ले गए, उनको नेकट कर दिया, टोटल नेकट, और उनको प्रोसेशन निकाला। नेकेड परेड्स भी हुए थे, हिस्टोरिकल आपको प्रूफ है इसका? आपको तो जी है, बिल्कुल है। पता है आपको? जी। ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। हमने तो खैर, हम तो घर पे ही थे, बच्चे छोटे थे। वो तब पेशावर डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे का नाम था भाई बीबा सिंह, बीबा सिंह का गुरुद्वारा। हमको वहीं, उसकी जो छत, बहुत बड़ी छत थी, वहीं ठहराया था। मगर इनके आपस में जब एग्रीमेंट हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना का, तब इन्होंने मारना बंद किया। मगर हमसे अगली 2 ट्रेनें तो काट दी, सब लूटने के लिए।
आर्मी उनके साथ थे। ये आप कहीं नोट करना जी। कि आर्मी उनके साथ थी और वही ऑर्नामेंट्स, कैश सब लुटवाते थे। क्योंकि बाबूजी जाहिर सी बात है, कबायलियों के पास सिर्फ थोड़े हथियार होंगे, बस बिना आर्मी के सपोर्ट के वो मार ही नहीं सकते मार इतने मास लेवल पे। हाँ, उन कबायलियों के पास या तो डैगर होता था जी। या एक बंदूक होती थी किसी लीडर जो इंचार्ज, उनका इंचार्ज। हमारे फादर ने, हमारे घर पे 2 बार अटैक हुआ कबायलियों का उधर पेशावर में। पेशावर में। 2 बार अटैक हुआ। एक बार उन मगर हमारे फादर के पास वो थी, गन थी, तो वो ऊपर से गन मार छोड़ते थे, छत से गन मारते थे, तो एक आधा अगर उनका जख्मी हो जाता तो सब भाग जाते थे। फिर डर के मारे कोई नहीं टिकता था वहाँ, वो भाग जाते थे। तो हमारे पिताजी के पास बंदूक से है। मगर मगर डर के बीच में भी उन्होंने कहा मरना तो है ही, मारो फिर। जी। उनको भगा दिया 2 बार। हमारे दूसरी बार हमारे दादाजी को वो खत्म कर गए। और बाबूजी जब आप आ रहे थे तो महिलाओं की क्या स्थिति थी उस समय पे? मैं मतलब जब आप ट्रेन से आ रहे थे और महिलाओं को लेके क्या-क्या परेशानी हुई आपको? महिलाओं को मुझे इतना पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं याद, मगर इतना मुझे याद है कि महिलाएं और बच्चे तड़प रहे थे प्यास की वजह से। अगस्त का महीना था, जी। प्यास बहुत लगती थी, पानी था। 47 में अगस्त का महीना। अगस्त का, जी। और पानी था नहीं ट्रेन में। अब वो बेचारी, कईयों ने तो यूरिन करके और बच्चों को बचाने के लिए वो पिलाया। कितने दिन लगे आने में ट्रेन से? वो तो एक दिन ही लगा था। फ्रॉम जब ट्रेन में हम बैठ गए थे तो 120 माइल्स था ना अमृतसर और पेशावर। पेशावर से ट्रेन चली और वाघा बॉर्डर पर शायद उतार दी। वो फिर लुधियाने ट्रकों में, मिलिट्री के ट्रकों में बिठा के लुधियाने पहुँचाया। लुधियाने कुछ माइल्स पे है ना अमृतसर। तो भारत सरकार की ही ये मुहिम थी हाँ ट्रकों यार, में जो लेके बचाना गए, जो आए बचाने का? रिफ्यूजी हैं इनको जगह भी दो, ज़मीन भी दो। उन्होंने हेल्प करी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट जो थी, और जो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर था वो सिंधी था। इसी करके ना ये सिंधी मकान अलाट हुए। और ये जो ये कॉलोनी है विनोबापुरी, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलाट करी थी। उस वक्त वो 3-3 हज़ार में बेच के चले गए। 3,000, 3,500, 4,000। वाल्मीकि, आई मीन वाल्मीकि जो थे ना, जी। उनको अलाट हुआ था। और कोई इसके अलावा और कोई याद, और कोई अगर आप बात साझा करना बस ये है चाहें? कि जो लुधियाने वाला टाइम था वो बहुत मुश्किल से निकला। 2 रुपए लेबर को, सिर्फ 2 रुपए पर डे मिलता था। 2 रुपीज़ उस वक्त कीमत थी। 2 रुपए की भी कीमत थी। खाना पीना हो जाता था, रोटी एक टाइम रोटी या रात को रोटी। कई फैमिलीज में बेचारों को रोटी भी 2 टाइम की नहीं मिलती। एक टाइम खाओ, एक टाइम भूखे रहो, फिर वो भूखे सो जाते थे। पानी की दिक्कत नहीं हुई कहीं भी। पानी, ट्रेन में पानी की बहुत दिक्कत हुई, जो आप मैंने बताया आपको। बताया। तो बाबूजी एक सवाल हमारे दर्शक भी जो हाँ ये जी, वीडियो देख रहे हैं, हाँ आने वाली पीढ़ियाँ, जी, ये फर्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपसे ये जानना हाँ चाहेंगी जी। कि आपके हिसाब से ये इस विभाजन में असली में रिस्पॉन्सिबल कौन था? आप किसको इसमें जिम्मेदार ठहराते हैं? और क्या ये होना चाहिए था विभाजन, क्या ज़रूरी था हमारे देश के लिए? ये वो असल में ज़रूरी बन गया था उस वक्त। एक तो एटमॉस्फेयर स्पॉइल कर दिया रेजिडेंट्स ने, लोकल रेजिडेंट्स ने। उन्होंने हमले शुरू कर दिए, पैसा लूटना शुरू कर दिया। जी। एक तो वो लोकल थे, एक वो अफगानिस्तान के जो कबायली थे, कबायली बोलते थे, आप ठीक कह रहे हो, कबायली, वो भी मिल के लूटते थे। पैसा लूटने के लिए सिक्के होते थे ना, कॉइन्स। 1 रुपए का, 5 रुपए या 10 रुपए या 20, 100 किसी ने देखे ही नहीं थे।
एक एक की कॉइन होती थी, वो भी सिल्वर की होती थी, चांदी की, उसको लूटने के लिए आते थे। लूटने के लिए आते थे। जैसा और कि हम जानते हैं कि जा दो कई बार वो इतने बेचैन हो जाता था कि हम आए भी हैं और कुछ मिला नहीं, मारो इनको, जान से मार देते थे। तो आपके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे हाँ जी, जो लोकल पॉपुलेशन थी उसका भी एक इम्पोर्टेंट एक रोल था। रोल था, जबरदस्त रोल था, क्योंकि वो भी चेंज हो गए थे बाद में। जैसा पहले आपने एक बताया, साथ में खाने वाले लोग भी एक दूसरे को तरह मारते अटैक कर थे। दिया, नीचे से आग लगा दी मकान में, जिनकी यंग गर्ल्स थी, तो दो तीन थी, मुझे दो तीन का पता, बाकी नहीं पता। बाद में एक दो की जिनकी मैरिज हो गई थी गुरुद्वारे में। हम सब जो रिश्तेदार थे ना बाबूजी, वो सब गुरुद्वारा बीबा सिंह का गुरुद्वारा था पेशावर में, वहाँ ठहराया था सबको वहीं ठहराया था, और इनकी आपस में एग्रीमेंट हो गया कि मारना नहीं, तब हम बच गए, नहीं तो बहुत लोग मारे गए। मैंने खुद आंखों से उस दरिया, झेलम दरिया था शायद, पर झेलम, मैंने डेड बॉडीज देखी हैं खुद आंखों से, जब हमें ट्रक में, मिलिट्री के ट्रक में बिठाया गया था, उस वक्त ट्रक से आते आते मैंने वो डेड बॉडीज देखी थी। जो आपने थोड़ी देर पहले इस वक्तव्य में बताया कि कई महिलाओं ने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए उसमें कूद गई, कूद गई, झेलम नदी में। कूद गई। बाबूजी, दो नायकों का नाम सामने आता है जब हम विभाजन की बात करते हैं। एक जाहिर सी बात है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एंड दूसरी तरफ वो इंसान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है कि विभाजन में एक किसका रोल ज़्यादा रहा, किसकी वजह से विभाजन ज़्यादा हुआ? मुझे लगता है पहले, उससे पहले तो ब्रिटिश रूल था, जी। ब्रिटिश रूल छोड़ गए वो, और उन्होंने कुछ ऐसे उधर कर दी, कुछ ऐसा इधर कर दिया, तो आपस में इनकी दुश्मनी तभी से चल रही है, सच पूछो। फॉर एग्जांपल JNK, वो बीच में ही छोड़ गए, ताकि उनके माइंड में, परहैप्स उनके माइंड में ये था कि आपस में लड़ते मरते रहेंगे, जी, अपने बिल्कुल। आप फैसला करेंगे। अभी तक वो सोल्यूशन नहीं मिला किसी को, POK एंड दिस JNK, ये दो हिस्से अभी तक वैसे के वैसे चल रहे हैं, इवन आफ्टर 75 years, आफ्टर 75 years। तो इन दोनों नायकों में आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं, या किसकी वजह से आपका क्या मत है? हम आपका मत नहीं, जानना चाहते हैं। अच्छा, समझिए मैं कि उस वक्त देखो जी, अगर हम बच गए, कुछ इंडियंस या सरदार लोग या साझेदारी जो बाल नहीं रखते, साझेदारी बोलते हैं, तो वो हमारे साथ, हमारे रिश्तेदार भी साझेदारी थे, देवर हिंदूज, और पर ज़्यादा जो थी पॉपुलेशन हमारे सरदारों की, उस कम्युनिटी में रिलेटिव्स, अमंग रिलेटिव्स हमारे कुछ साझेदारी भी थे। आप ये उस समय की बात कर रहे हैं जब आप पेशावर में रहते थे? हाँ जी, और वो हमारे गांव जो था, गांव साथ साथ लगते थे ना, गांव साथ साथ लगते थे, तो उसमें हमारा भी गांव था, और हमारे और रिश्तेदार उनके भी गांव थे, ऐसे। बाबूजी, आपकी खुद की लाइफ की स्टोरी, आप 5 साल, 4.5 5 साल की उम्र में आप यहाँ आए, यहाँ आके आपने सरकारी नौकरी करी। नहीं, फिर आके मैंने खालसा स्कूल ज्वाइन किया, मुझे बिठा दिया पढ़ने के लिए प्लस पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो मेरे मामा जी काफ़ी मतलब समझदार थे कि कैसे इनको पैरों पे खड़ा करना है। तो कहते हैं आप मैट्रिक, वो कहते हैं मैट्रिक छोड़ दो, आप काम सीखो, काम सीखा हुआ काम आएगा। तो फिर मुझे बुक बाइंडिंग की, इंदिरा बुक बाइंडिंग एक शॉप थी, उसमें बिठा दिया कि पहले तो काम सीखो, फिर अपना काम खोल लेना। पर फिर मेरे मदर थे, वो पढ़ने के कहते नहीं, 10वीं तो पास करेगा ही करेगा, 10वीं में मैट्रिक। हाँ जी, तो फिर मैंने 10वीं पास की। उसके बाद मेरे एल्डर ब्रदर जो थे, वो इधर दिल्ली में पहले आ गए थे, मामा जी ले आए थे उनको, तो वो मामा जी के पास शुरू से ही रहते थे। तो मामा जी ले आए, तो मामा जी ने वो मेरे बड़े भाई का मकान जो है इसी कॉलोनी में है,
और मामा जी का भी मकान इसी कॉलोनी में, वो भी गंगानगर में इतना बड़ा मकान बेच के आ गए। उस वक्त कितने पैसे मिले उनको, उस वक्त इतना बड़ा मकान नीचे ऊपर, और पार्क के पास, पार्क फेसिंग, वो उस वक्त सस्ते टाइम में उन्होंने 24,000 में लिया था, 24,000। फिर हमें फ्री जगह दे दी, आप इधर आ जाए, ऐसे में हमें बिठा दिया कि आप रहो, मतलब मेरी मदर को कि आप रहो। तो मेरे से बड़ा भाई जो फिर बाद में गवर्नमेंट सर्विस में आया, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स में, वो सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ, अब तो वो नहीं रहे। तो उन्होंने फिर जगह रहने के लिए हमें फ्री दी और हम खालसा स्कूल में पढ़ते थे। तो बाबूजी, आप जैसा आपने बताया कि पेशावर में सारी जड़ें कट गई, सारा घर वहाँ रह गया, सब वहाँ रह सब गया, कुछ है। फिर भी यहाँ तक आप आए, आपने पढ़ाई करी, आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके बतौर सरकारी नौकरी 2 मिनिस्ट्री में काम किया और वहाँ से एक शान के साथ आप रिटायर हुए रिटायर हुए और अच्छा और रिटायर जीवन, हुए भी 22 ईयर्स हो गए जी, और अच्छा जीवन जिया। हाँ तो जी। आने वाली पीढ़ियाँ हाँ। जो ये आपका मैसेज देखेंगी, जो ये इंटरव्यू आपका देखेंगी, हाँ। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि जैसे अनरेस्ट हुआ था 1947 में, वैसा तो कभी नहीं होना चाहिए। चाहे कम्युनिटी कोई भी हो, पर एक दूसरे को मारना, जान से मारना, ये ठीक नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना, ये गलत है। शांति से जो टाइम पास हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा, श्री हरदीप सिंह भाटिया जी की लाइफ अपने आप में एक मैसेज है। पेशावर में 43 से पलायन किया, 43 में पैदा हुए, 47 में पलायन किया, अपने सारे घर परिवार, कितना पैसा, कितनी दौलत, अपना घर ज़मीन सब छोड़ के आए, भारत आए, लेकिन फिर भी उनकी स्पिरिट को कोई नहीं उखाड़ पाया। जड़ें ज़रूर उखड़ गईं, लेकिन फिर भी पैर वहीं पे रहे। और किस तरह इनकी पूरी जीवनी ही अपने आप में हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। आने वाली पीढ़ियां ज़रूर श्री हरदीप सिंह भाटिया जी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखेंगी और सबसे इम्पोर्टेंटली ये सीखेंगी कि कितने भी परेशानी हो जाए, यही है भारतीयता, यही है हिंदुस्तानियों की ताकत, उनकी भारतीयता, जो उन्हें भारतीय बनाती है, जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ का ये एपिसोड देखा। आशा है कि आने वाले समय में हम और लोगों से ऐसे मिलेंगे, उनके और लिव्ड एक्सपीरियंसेस को हम देखेंगे, समझेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम आपके साथ साझा करेंगे। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की तरफ से, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी की तरफ से, हमारे सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंदर जी की तरफ से एंड जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहन शर्मा जी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आपसे फिर मिलेंगे। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट श्री गुरजीत सिंह जी के सहयोग से और मैं पीयूष चौधरी, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।